माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टुडे इन लॉकडाउन we will read about the drama The Merchant of Venice, composed by the greatest dramatist of the world, विलियम शेक्सपियर। प्रिय बच्चों, आज हम लोग दुनिया के महानतम अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस अर्थात वेनिस का व्यापारी का अध्ययन करेंगे। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की कक्षा 12 में यह ड्रामा प्रस्तावित है, पाठ्यक्रम का एक अंग है। इस ड्रामे के अंतर्गत आपके बोर्ड प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप होता है। वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड नॉट लेस देन इन नॉट लेस देन 150 वर्ड्स। एक प्रश्न का उत्तर जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है उसका 150 शब्दों से कम में उत्तर नहीं देना होता। एंड सेकंड क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन 30 वर्ड्स मिनिमम, और दूसरे प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरी होता है। इस प्रकार 2 प्रश्न इस ड्रामे से पूछे जाएंगे, एक विस्तृत उत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप, दूसरा लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप। हम यदि इस ड्रामे की सारांश, कहानी और इसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त किए रहेंगे, तभी ऐसा संभव होगा कि हम अपनी बोर्ड की परीक्षा में बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकेंगे। बच्चों, इन लॉकडाउन वी आर अनेबल टू टीच यू इन आवर क्लासरूम्स। लॉकडाउन में हम आपको अपने कक्षा के कमरों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। ड्यू टू दिस वी आर गिविंग यू इंफॉर्मेशंस, वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन। इसलिए हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। देयर आर सम डिफिकल्टीज इन ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन शिक्षण में कुछ समस्याएं हैं, बट वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन हमें ही इन परिस्थितियों को समाधान करना है, हल करना है। इसलिए यू आर टू अंडरस्टैंड वेरी फ्रीली। इसलिए आपको बहुत स्वतंत्र होकर के समझना चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, विदाउट हेजिटेशन आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर वर्चुअल क्लास। Write down comments in your WhatsApp or on YouTube channel. I must try to give you proper answer of each and every question. मैं आपके हर प्रश्न का उचित समाधान करने का प्रयास करूँगा। Today we will read the drama The Merchant of Venice. आज हम इस ड्रामे के बारे में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में अध्ययन करेंगे। डू यू नो हु इज कंपोजिटर ऑफ दिस ड्रामा? क्या आप जानते हैं कि इस ड्रामे का रचनाकार कौन है? यस, विलियम शेक्सपियर। इस ड्रामे का रचनाकार विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन अप्रैल 1564 AD। विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल महीने में 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। एट द एज ऑफ 18
He married Anne Hathaway, who was 8 years elder to him. 18 साल की उम्र में उसका विवाह उससे 8 साल बड़ी एन्ने हैथवे के साथ हुआ था। डू यू नो द फर्स्ट ड्रामेटिक प्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर? क्या आप विलियम शेक्सपियर के नाटक के रूप में पहली रचना को जानते हैं? इफ नो देन लिसन मी। Love's labor last. Love's labor last is supposed to be his first dramatic production. Love's labor last माना जाता है कि शेक्सपियर का पहला नाटक था। He was one of the most successful English राइटर्स ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के महानतम अंग्रेजी लेखकों में एक था। बल्कि आप यह कह सकते हैं कि शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ए ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शेक्सपियर दुनिया का सबसे महान नाटककार था। ही वॉज ए प्रैक्टिकल मैन। वह एक व्यावहारिक आदमी था। हु इज प्रैक्टिकल मैन? व्यावहारिक आदमी कौन है? व्यावहारिक आदमी वो होता है जो समाज में जीता है, समाज के साथ उठता बैठता सोता खाता पीता है और समाज की संवेदनाओं और फीलिंग्स को, इमोशंस को अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है, जिनको पढ़ करके समाज अपनी फीलिंग्स के साथ लिखी हुई फीलिंग्स को अटैच कर लेता है। व्यावहारिक होता है, हाइपोथेटिकल नहीं होता, कल्पना में नहीं रहता, इमेजिनल नहीं रहता। ही डाइड इन अप्रैल 23, 1616। वह 1616 ईस्वी में 23 अप्रैल को ही दिवंगत हुए थे। ही इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज इरा एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। वह अपने समय के सबसे महान नाटककार, यहाँ तक कि पूरे विश्व के सबसे महान नाटककार कहे जाते हैं। अब आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं और नाटक को इतनी प्रधानता क्यों मिलती है। आप जानते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य की ही रसात्मकता को काव्य कहते हैं। रस क्या होता है? ब्रह्मानंद सहोदर आनंद, जिसको पढ़ने में, सुनने में, देखने में हमको एक अजब आनंद की प्राप्ति होती है। जब यह ब्रह्मानंद सहोदर आनंद रस की प्राप्ति हमें होती है, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद मिलने लगता है, तो हम कहते हैं यह काव्य बहुत जीवंत है, उबाऊ नहीं है, जिसको पढ़ने पर बोरियत नहीं होती है। तो काव्य में आप जानते हैं, एक गद्य काव्य आप पढ़ते हैं, एक पद्य काव्य। आपके पास प्रोज और पोएट्री आपके सिलेबस में है, नाटक भी आपके सिलेबस में है, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, ये तो विधाएं हैं साहित्य की। लेकिन गद्य साहित्य जिसे हम प्रोज कहते हैं, पद्य साहित्य जिसे हम पोएट्री कहते हैं, कविता कहते हैं। एक साहित्य और होता है संस्कृत में जिसे चंपू काव्य कहते हैं। चंपू, इसके सबसे महान लेखकों में एक हुए हैं त्रिविक्रम भट्ट। चंपू काव्य किसे कहते हैं? कहते हैं गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। जिस काव्य में गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। लगभग सभी नाटकों में, कालिदास के सभी नाटकों में गद्य है और पद्य है, श्लोक भी है उसमें और गद्य भी है।
शेक्सपियर के भी नाटकों में गद्य भी है और पद्य भी है। ऐसा इसलिए होता है जिससे जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट बना रहता है और नाटक को अगली दिशा और दशा तय करने में मदद मिलती है, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो बच्चों, नाटक काव्य की एक जीवंत परंपरा है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे रम्य होता है, रमणीय होता है। आप यहाँ नाटक पढ़ रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो यह प्रोज और पोएट्री की तुलना में दोनों से अधिक रमणीय है, मनोहारी है, इंटरेस्ट देने वाला है। और इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो आपको अटेंशन भी लगाना चाहिए, ध्यान भी लगाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। तो आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ कि नाटक, ड्रामाज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। नाटक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉमेडी, नंबर 2 ट्रेजेडी, नंबर 3 हिस्टोरिकल। जैसे आप कहते हैं कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्टोरीज। तो कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री, ये 3 तरीके के नाटक होते हैं। कॉमेडी कौन नाटक होता है? कॉमेडी वह नाटक होता है which ends with happy ending, which ends with happy feelings, जिसका अंत सुख के साथ होता है, प्रसन्नता पूर्वक अनुभवों के साथ होता है, उसे कहते हैं कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब मजाक नहीं होता। ऐसे नाटक जैसे हिंदुस्तान की फिल्में आप देखते हैं, इसमें हीरो भी होता है, विलन भी होता है, बीच में गाने भी होते हैं, ये सब नाटक हैं, अभिनय है। और आप देखते हैं कि इसमें विलन बहुत मारता है हीरो को, हीरोइन को बंधक बना लेता है, कैद कर लेता है, बहुत पीटता है। बाद में अंत में ऐसा समय आता है कि हीरो एकदम तोड़ देता है बिल्डिंग को, कूद पड़ता है आसमान से, विलन की जीती हुई बाजी को पलट देता है, विलन को मारता है, विलन को दाग देता है, बंधक बना लेता है, विलन मर जाता है, हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है। यानी दुख पूरे जीवन में तो रहा, लेकिन उनका अंत जो हो गया बहुत सुख के साथ हो गया, हैप्पी एंडिंग, सुख के साथ अंत हो गया। इसलिए उसे कहा जाता है कॉमेडी, जिसका अंत सुखद अनुभूति के साथ हो जाए, उसे कॉमेडी नाटक कहा जाता है। फिर आता है ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। अब ट्रेजेडी का मतलब होता है, एक ट्रेजेडी इज ए प्ले विच एंड्स इन द डेथ ऑफ द हीरो और मेन कैरेक्टर। ए ट्रेजेडी इज ए प्ले विच एंड्स इन द डेथ ऑफ द हीरो और मेन कैरेक्टर। ट्रेजेडी वह नाटक होती है जिसमें कि नाटक का समापन या तो हीरो की मौत से होता है, या जो मुख्य पात्र होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसकी मृत्यु के साथ होता है। इसे कहते हैं ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने तमाम ट्रेजेडीज लिखी हैं, जैसे ओथेलो है, मैकबेथ है, हैमलेट है, तमाम उसकी ट्रेजेडीज है। अब तीसरा आता है हिस्टोरीज, हिस्ट्री से बना है, ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक भी होते हैं। ऐतिहासिक का मतलब किसी नाटक को पढ़ करके उस समय की देश काल परिस्थिति के बारे में, लोगों के रहन सहन, कल्चर, जीवन शैली के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वहाँ राजनीतिक चरित्र क्या था, सामाजिक चरित्र क्या था, सांस्कृतिक चरित्र क्या था, लोग कैसे रहते थे, ये सब जानकारियाँ भी नाटकों से मिलती हैं। ऐसे नाटक जो ये सब सूचनाएं देते हैं, उनको हम हिस्टोरीज के अंतर्गत रखते हैं, ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। शेक्सपियर ने ऐसे भी लिखा है
तमाम नाटक लिखा हुआ है, जैसे किंग फोर्थ, किंग फिफ्थ, जूलियस सीजर, यह शेक्सपियर के जाने माने नाटक जो कि स्टोरीज है। अब बेटा प्रश्न उठता है कि हम जो नाटक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं, यह कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि हिस्टोरीज में आता है, किस में आता है? तो बेटा मर्चेंट ऑफ वेनिस न तो ट्रेजेडी में आता है और ना तो कॉमेडी में आता है। यह ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिला जुला रूप है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजिक कॉमेडी। मर्चेंट ऑफ वेनिस दुख सुखांत ड्रामा है, दुख सुखांत ड्रामा है। इसमें दुख भी है और सुख भी है। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, बहुत से पात्र हैं, लेकिन जो उसका विलन एक है साइलाक, उसको बाद में बहुत दुख मिलता है, उसका अंत पूरे दुख से होता है। और जो हीरो है उसको शुरू से बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन अंत में उसको पूरा सुख मिलता है, संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, सारी मुश्किलें उसकी चली जाती हैं। तो हीरो पहले दुखी है, बाद में सुखी हो जाता है, और विलन पहले खूब सुखी है, बाद में उसका सब बर्बाद हो जाता है। तो यह ट्रेजिक कॉमेडी है, दुख सुखांत है। इसमें दुख तो है, लेकिन अंत जो होता है सुखद अनुभूति के साथ होता है। तो अब बेटा ऐसा है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज जनरली क्लास्ड एज ए कॉमेडी, बट द अनहैप्पी फेट ऑफ साइलाक मेक्स इट ट्रेजेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा को जनरली क्लास्ड एज ए कॉमेडी, इसको प्रायः एक कॉमेडी के रूप में, सुखांत के नाटक के रूप में माना जाता है। बट द अनफॉर्चुनेट लक ऑफ साइलाक, लेकिन साइलाक का अभाग्य, दुर्भाग्य, मेक्स इट, इसको बना देता है ट्रेजेडी, दुखद भी बना देता है। सो वी कैन से द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजिक कॉमेडी। इसलिए हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को एक ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, दुख सुखांत कहते हैं, कि जहाँ पर दुख भी है किंतु इसका अंत सुख के साथ होता है, सुखद हो जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ड्रामे का लेखक कौन है, यह ड्रामा ट्रेजेडी है, कॉमेडी है कि हिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना चाहिए कि इस ड्रामे का रचनाकार जो है विलियम शेक्सपियर है, और यह दुख सुखांत नाटक है। नाउ वी विल रीड द समरी ऑफ द ड्रामा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको इस ड्रामे के सारांश को बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए बिफोर रीडिंग द ड्रामा इट इज नेसेसरी टू नो द समरी ऑफ द ड्रामा। पढ़ने से पूर्व इसका सारांश जानना, इसकी मुख्य बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स टू गेन मच मोर नॉलेज इन फ्यूचर, क्योंकि भविष्य के ज्ञान के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान आवश्यक है। एंड दिस समरी विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यह सारांश आपको समस्या समाधान में भी मदद करेगा। इसलिए काइंडली लिसन दिस समरी। बच्चों, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हिंदी में भी बताइए, क्योंकि सबकी अचीवमेंट लेवल की स्थिति एक नहीं है। देहात से अधिकांश बच्चे हैं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके आपको इसकी समरी बताने का प्रयास करता हूँ।
My dear students, in the drama The Merchant of the Venice, Bassanio is a poor person. He belongs to an aristocrat family. बच्चों, इस ड्रामा में बेसेनियो एक पात्र है. बेसेनियो इज ए कैरेक्टर. बेसेनियो एक ऐसा पात्र है हु इज पुअर, जो गरीब है, बट बिलोंग्स टू एन अरिस्टोक्रेट फैमिली, लेकिन उसका संबंध एक अभिजात्य परिवार से है, अर्थात कुलीन वंश से है, बड़े घराने से है. यानी इसमें बेसेनियो एक कैरेक्टर है जो बड़े खानदान का है, किंतु वह गरीब है. एंटोनियो इज ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस. वेनिस एक शहर है. किसका शहर है? ऑफ इटली, इटली का. वेनिस इटली का एक शहर है. तो एंटोनियो इज ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, ए सिटी ऑफ इटली. एंटोनियो इटली के एक शहर वेनिस का एक धनी व्यापारी है. ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ बेसेनियो. वह बेसेनियो का क्लोज फ्रेंड है. हु इज बेसेनियो? बेसेनियो इज ए पुअर पर्सन. बेसेनियो एक गरीब आदमी है, बट बिलोंग्स टू एन अरिस्टोक्रेट फैमिली, लेकिन वह एक बड़े परिवार से, कुलीन परिवार से संबंध रखता है, गरीब है. तो यहाँ पर एक धनी व्यापारी एंटोनियो है, जिसका मित्र एक गरीब व्यक्ति बेसेनियो. सोचिए, मित्र एक जितना धनी है, दूसरा उतना ही गरीब है, बट बोथ आर वेरी क्लोज फ्रेंड, लेकिन दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र. वंस एंटोनियो वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट अनहैप्पी. एक बार एंटोनियो गली में अनहैप्पी होकर के, उदास मन से टहल रहा था. ही वॉज सैड, वह दुखी था, बट वॉज अनएबल टू नो व्हाई ही इज सैड. लेकिन वह जानने में असमर्थ था कि वह दुखी क्यों है. वह दुखी महसूस कर रहा था. ही वॉज फीलिंग सैडनेस. वह दुख को अनुभूत कर रहा था, बट वॉज अनएबल टू नो व्हाई ही इज सैड. लेकिन ये नहीं जान पा रहा था कि दुखी क्यों है. एट द टाइम बेसेनियो केम टू हिम. उसी समय बेसेनियो उसके पास आता है. एंटोनियो सा टू बेसेनियो. एंटोनियो बेसेनियो को देखता है. बेसेनियो वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड. बेसेनियो भी निराश था, उदास था. चेहरा बता देता है कौन आदमी उदास है, कोई निराश है, कोई खुश है, प्रसन्न है. एंटोनियो आस्क्ड बेसेनियो. एंटोनियो ने बेसेनियो से पूछा, व्हाई यू आर सो डिसअपॉइंटेड. आप इतने निराश क्यों हो? बेसेनियो बताता है कि आई लव प्रिंसेस ऑफ विलमांट. मैं विलमांट की राजकुमारी से प्यार करता हूँ. हर नेम इज पोर्शिया. उसका नाम पोर्शिया है. शी इज ब्यूटी क्वीन. वह खूबसूरती की राजकुमारी है. माने वास्तव में वो प्रिंसेस ऑफ विलमांट है, विलमांट की राजकुमारी है, लेकिन ब्यूटी क्वीन है, बहुत ही खूबसूरत है, वेरी रिच, बहुत धनी है. सोचिए, ये जितने गरीब हैं उतने महारानी से, राजकुमारी से प्यार करने लगते हैं. एंटोनियो पूछता है तो फिर वहाँ जाते क्यों नहीं? वो कहता है आई हैवेंट मनी सो आई एम अनएबल टू गो देयर. मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सकता. अब बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि मैं पोर्शिया से प्यार तो करता हूँ, जो विलमांट की राजकुमारी है, बहुत धनी है, खूबसूरत है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं. अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो वाज also unable to help his friend because his vessels were somewhere in sea.
दुर्भाग्य से उस समय एंटोनियो भी बेसेनियो की मदद करने लायक नहीं था, क्योंकि उसके जहाज कहीं समुद्र में कहीं बचे हुए थे, फंसे हुए थे। बट ही वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड, लेकिन वह अपने मित्र की मदद करना चाहता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनको देखने पर भी महापाप लगता है। यहां पर एंटोनियो के जहाज फंसे हुए हैं समुद्र में, उसके पास एक पैसे नहीं है, वो धनी तो है लेकिन मौके पर कंगाल है। और बेसेनियों के पास कुछ नहीं, वो स्वभाव वैसे भी दरिद्र है, गरीब है, केवल बड़े खानदान से है, राजकुमारी से प्यार करने लगता है लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं। अब एंटोनियो चाहता है अपने मित्र की मदद करे। एंटोनियो इज ए काइंड हार्टेड पर्सन, एंटोनियो बहुत दयालु आदमी है। एंटोनियो इज ए ट्रू फ्रेंड, एंटोनियो एक सच्चा मित्र है। हिज नेचर इज हेल्पिंग नेचर, उसका स्वभाव मदद करने वाला स्वभाव है। अब नाटक में एक मोड़ आता है, इन द ड्रामा साइलाक इज ए विलन। नाटक में साइलाक एक खलनायक है। साइलाक इज ए मनी लेंडर, साइलाक एक जमींदार है, जिसके पास बहुत धन दौलत हो, जमीन हो, जमींदार है, लैंड ओनर है। ही यूज्ड टू गिव मनी ऑन डेप्ट, वह कर्ज में रुपया देने का काम करता है, सूद ही देता है, जैसे देहातों में लोग सूद देते हैं, ब्याज पे चलाते हैं। व्हाई ही यूज्ड टू गिव मनी ऑन डेप्ट, वह क्यों देता है कर्ज पर पैसे? ही यूज्ड टू गिव मनी ऑन डेप्ट टू पुअर, वह गरीबों को सूद पर पैसा देने का काम करता है। बिकॉज व्हेन पुअर बिकम टू रीपे हिज डेप्ट, क्योंकि जब गरीब अपना पैसा वापस करने में असमर्थ हो जाता है, ही कैप्चर्ड देयर प्रॉपर्टी, तो साइलाक उनके धन संपत्ति को हरण कर लेता था, अपने में मिला लेता था। उनके गाय भैंस बकरी खेत बाड़ी घर द्वार सब छीन लेता था। ही वॉज क्रूयल, वह निर्दयी था। ही वॉज ए ग्रेडी पर्सन, वो लालची था। ही हेटेड टू एंटोनियो, वह एंटोनियो से नफरत भी करता था। बिकॉज एंटोनियो वॉज क्रिश्चियन, एंटोनियो अंग्रेज था, ईसाई था, और साइलाक जो था यहूदी था, जीव था, यहूदी। साइलाक हेटेड टू एंटोनियो, साइलाक एंटोनियो से नफरत करता था। क्यों? साइलाक was a cruel person, एंटोनियो was a kind hearted person। साइलाक एक निर्दयी व्यक्ति था, एंटोनियो एक दयालु हृदय था। एंटोनियो ऑलवेज सेव्ड पुअर अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू हिम बाय साइलाक, जिन गरीबों पर अत्याचार साइलाक करता था, एंटोनियो हमेशा उन गरीबों को साइलाक के अन्याय से बचाता था। सो साइलाक वाज जेलस टू एंटोनियो, इसलिए साइलाक एंटोनियो से जलता था। ही वांटेड ए चांस टू टेक रिवेंज, रिवेंज माने बदला, वह एक बदला लेने का अवसर खोज रहा था। बट वाज अनेबल टू फाइंड ए चांस, लेकिन उसे कोई और मौका मिल नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो डिसाइडेड टू टेक डेप्ट टू हेल्प हिज फ्रेंड बेसेनियो फ्रॉम साइलाक। दुर्भाग्य से एंटोनियो अपने मित्र बेसेनियो की मदद करने के लिए अपने दुश्मन साइलाक से उधार लेने का निर्णय करता है। ही गोज टू साइलाक, वो साइलाक के पास जाता है, बेग्ड मनी एज डेप्ट, और कर्ज के रूप में धन मांगता है। साइलाक बिकेम हैप्पी, साइलाक तो खुश हो गया, मांगो मन मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया। ही बिकेम रेडी टू हेल्प हिम, टू गिव हिम मनी एज ऑन डेप्ट, वह उसको सूद पर पैसा कर्ज पर पैसा देने के तैयार भी हो गया। बट सेड दैट एंटोनियो मस्ट साइन ए बॉन्ड, लेकिन उसने कहा कि एंटोनियो को एक शपथ पत्र समझौता पत्र पर दस्तखत करना होगा, एक कागज पर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? उसने कहा, एंटोनियो ने 3,000 रुपये मांगे थे, उस समय अंग्रेजों की जो मुद्रा होती है,
एंटोनियो बेग्ड 3,000 रूपी फ्रॉम साइलाक एज डेप्ट। एंटोनियो साइलाक से 3,000 मुद्राएं कर्ज के रूप में मांगी थी। साइलाक प्रपोज टू साइन ए बॉन्ड। साइलाक ने एक समझौता पत्र लिखने का प्रस्ताव कर दिया। एंटोनियो हैज या हैड दोनों लगाइए, इसमें वर्तमान भी चलता है और भूत भी चलता है। एंटोनियो हैड नो चांस अदर चांस चॉइस। एंटोनियो के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एंटोनियो हैड नो अदर ऑप्शंस। एंटोनियो के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सो ही साइंड द बॉन्ड। इसलिए उसने उस समझौते पर दस्तखत कर दिया। व्हाट वाज द बॉन्ड? वह शपथ पत्र क्या था? शपथ पत्र में यह था, साइलाक ने लिखा था कि आई एम गिविंग यू मनी ओनली फॉर 3 months विदाउट इंटरेस्ट। मैं आपको 3 महीने के लिए बिना ब्याज के रूप में धन दे रहा हूं। बट इफ यू विल बी अनएबल टू रीपे माई मनी, लेकिन अगर आप मेरा धन वापस करने में असमर्थ हो जाएंगे, अनएबल हो जाएंगे, आई शैल बी एबल, तो मैं इस लायक हो जाऊंगा टू टेक 1 pound मीट फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम एनीवेयर, तो मैं आपके शरीर के किसी भी भाग से 1 pound मांस फ्लैश ताज़ा गोश्त लेने का अधिकारी हो जाऊंगा। यानी कि उसने कहा कि 3 महीने में अगर मेरा पैसा वापस नहीं करते हो, 3 महीने तक ब्याज नहीं लूँगा, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आपके शरीर से ताज़ा गोश्त 1 pound यानी 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम लेने का अधिकारी हो जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो बिकेम अनएबल टू रीपे हिज मनी टू हिम। दुर्भाग्य से एंटोनियो उसका धन उसको लौटाने में असमर्थ हो गया। सो साइलाक आस्क्ड 1 pound मीट फ्रॉम हिज हार्ट। इसलिए साइलाक ने उसके हृदय से, छाती से 1 pound मांस की मांग कर ली। अब किसी के सीने से 1 pound मांस को काटना उसकी मौत है। अब देखिए साइलाक कितना क्लेवर था, कनिंग था कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम भी नहीं आवे, कत्ल का इल्जाम भी नहीं आवे और मेरा दुश्मन मर भी जाए। इसलिए समझौता पत्र लिखा लिया था और यह मामला कोर्ट में चला गया। ड्यूक वहां के राजा के दरबार में चला गया। उधर क्या हुआ? उधर बेसेनियो जब प्रिंसेस ऑफ विलमांट पोर्शिया के पास जाता है तो उससे पहले वहां पर 2 और राजकुमार आए, बहुत से धनी लोग आए। प्रिंस ऑफ अरागान, प्रिंस ऑफ मोरक्को के राजकुमार और अरागान के राजकुमार, तमाम धनी लोग भी पोर्शिया से शादी करने के लिए आए हैं। पोर्शिया धनी भी है, ब्यूटी क्वीन भी है, उससे शादी करने के सब आए हैं। लेकिन पोर्शिया जो है वह सबको इनकार कर देती है। इनकार करने का बेटा एक वजह है, पोर्शिया इतनी लायक लड़की है, इतनी कल्चर्ड गर्ल है कि यहाँ तो लोग अपने बाप का जीते जी सम्मान नहीं करते, वह मरने के बाद भी अपने पिता का सम्मान कर रही है। उसके पिता ने एक वसीयत लिख दिया है और 3 संदूक, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक लेड का, शीशे का, सोना चांदी शीशे के 3 संदूक रखे। उस संदूकों में किसी एक में उसने पोर्शिया का फोटो रख दिया जीते जी और कहा कि मेरे मरने के बाद जो सही संदूक का चयन करेगा जिसमें तुम्हारा फोटो है, उस संदूक का चयन करेगा तो तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। संजोग से मोरक्को के राजकुमार आते हैं तो सोने वाला संदूक खोल देते हैं, नहीं फोटो, विवाह नहीं होता। अरागान के राजकुमार आते हैं, चांदी वाला खोल देते हैं, विवाह नहीं होता। इसी बीच में पोर्शिया को खबर लगती है कि बेसेनियो बड़ा बढ़िया आदमी है, तो वह उससे प्यार करने लगती है। लेकिन इधर पिता की शर्त बंधी है। संजोग से बेसेनियो पहुंच जाता है। पोर्शिया बहुत खुश होती है, फिर निराश हो जाती है। निराश इसलिए होती है
कि आई लव हिम, कि मैं उसे प्यार करती हूँ। आई लव बेसेनियो, बेसेनियो आल्सो लव्ड पोर्शिया, यानी पोर्शिया बेसेनियो को प्यार करती है, बेसेनियो लव्ड पोर्शिया, बेसेनियो पोर्शिया को प्यार करते हैं। बोथ लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। बट ओथ ऑफ फादर मस्ट बी कंप्लाइड, लेकिन पिता की जो बात है, वसीयत है, शपथ है, उसका पालन होना जरूरी है। पोर्शिया कहती है कि आई लव यू, मैं आपको प्यार करती हूँ, बट आई एम अनेबल टू मैरी यू, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव टू कीप माई फादर्स प्रॉमिस, लेकिन मुझे अपने पिता की शपथ को रखना, लाज रखना। इसलिए बेसेनियों को भी संदूक की परीक्षा देनी होती है। इसे कास्केट प्लाट कहा जाता है। ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट प्लाट है कास्केट प्लाट, संदूक। संयोग से बेसेनियो लेड वाले कास्केट को छूता है, संदूक को छूता है, उसमें बेसेनियो पोर्शिया का फोटो है और एक दूसरे को प्यार करने वालों का इस प्रकार से मिलन हो जाता है। उसी समय एक मैसेंजर आता है, संदेशवाहक आता है और बताता है कि इधर आप लोग मिलन कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, उधर एंटोनियो के हृदय से 1 पाउंड मांस की मांग कर लिया है साइलाक ने। एंटोनियो की मृत्यु होने जा रही है। मामला ड्यूक अर्थात राजा के दरबार में चला गया। वहां से बेसेनियो फिर आने की बात कह करके अपने मित्र गैसियानों को लेकर के जल्दी में वापस लौटता है। तब तक पोर्शिया भी पुरुष का वेश बना करके अपनी सहेली को लेकर के पीछे पीछे आती है और ड्यूक के दरबार में मर्द बन करके वकील के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। वहां पर पोर्शिया दलील देती है, साइलाक से कहती है, मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रांग पर्सन्स, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंडर्ड ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेस बोथ वन हु सोज मर्सी एंड टू हुम मर्सी सोज, इट इज क्वालिटी ऑफ स्ट्रांग पर्सन्स, इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। वो कहती है कि दया का गुण तो जबरन किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये वर्षा की निर्मल बूंदों सी स्वतः प्रकृति से मनुष्य के हृदय में आती है। यह दोनों को वरदान देती है, जो दया दिखाता है और जिसके ऊपर दया दिखाई जाती है। इसलिए दया हमेशा बलवानों का ही गुण है। सबसे मर्सी द क्वालिटी ऑफ स्ट्रांग पर्सन्स, यह बलवानों और मजबूतों का ही गुण है, विशेषता है। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह सभी शक्तियों में सर्वशक्तिमान है। वह साइलाक से प्रेयर करती है कि ही मस्ट पार्डन एंटोनियो, कि उसे एंटोनियो को क्षमा कर देना चाहिए। बट ही इज नॉट रेडी, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। ड्यूक यानी किंग आल्सो वांट्स टू पार्डन एंटोनियो, किंग राजा भी एंटोनियो को क्षमा करना चाहता है, बट ही इज बाउंडेड टू बॉन्ड, लेकिन वो समझौता पत्र से प्रतिबंधित है। क्या करे, समझौता लिखा हुआ है। पोर्शिया प्लीडेड द केस, पोर्शिया इस मुकदमे के दलील देती है और कहती है ठीक है, समझौते में 1 पाउंड मांस लेने की बात कही गई है, लेकिन 1 बूंद खून गिरने की बात नहीं की गई है। आप उसके शरीर से कहीं से 1 पाउंड मांस काटिए, लेकिन 1 बूंद खून नहीं गिरना चाहिए और आपको एक ही बार में काटना होगा। साइलाक कहता है कैसे संभव होगा, खून तो गिरेगा ही। तो कहती है समझौता में इसका वर्णन नहीं है। साइलाक चुप हो जाता है। पोर्शिया कहती है कि अन्यायी है, क्रूएल है, ब्रूड पर्सन है, निर्दयी है। हिज हाफ प्रॉपर्टी मस्ट बी कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द किंग। इसकी आधी संपत्ति तो राजा द्वारा हड़प कर लेनी चाहिए। ड्यूक उसको ले लेता है, उसकी आधी संपत्ति राज्य अधिकार में आ जाती है। हाफ प्रॉपर्टी गोज टू एंटोनियो, और आधी संपत्ति एंटोनियो को मिल जाती है। साइलाक बिकेम सो पुअर, साइलाक बहुत गरीब हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं। उसकी संपत्ति आधा राज्य को मिल जाती है, आधा एंटोनियो को। केस हार जाता है। दया की विशेषता के आधार पर पोर्शिया केस जीत जाती है। साइलाक बाग रगड़ता हुआ वहाँ से निकलता है। उसे कुछ नहीं मिली, माया मिली राम। एक निर्दयी को का अंत जो हुआ बहुत दुखद हो रहा है। पोर्शिया
कोई अब फीस देना चाहते हैं बेशनियों 30,000, वह कहती है अंगूठी हमें दे दो। वह अंगूठी तो ये बनाए हैं पोर्शिया को देने के लिए, लेकिन वकील में पोर्शिया बनकर आई है, जान नहीं पाए, उसने अंगूठी ले लिया और चली गई, पहचान नहीं पाए। और उधर शाइलाक की लड़की थी जेसिका, वो भी अपने नौकर लारेंजो के साथ इलोपमेंट कर गई। इलोपमेंट माने होता है 9-2-11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना। जब कोई लड़की अपने माता पिता को बिना बताए चोरी से अपने प्रेमी के साथ भाग जाए तो उसे इलोपमेंट कहते हैं। यह समाज में तब भी निंदनीय था, आज भी निंदनीय है। जो भी बालक बालिका ऐसे कार्य करते हैं वो प्रशंसा के पात्र नहीं होते। शाइलाक को इससे भी बहुत शाक लगता है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और बाद में फिर एंटोनियो बेसेनियो बिलमांट जाते हैं, वहाँ अंगूठी पहनाते हैं, फिर से रिंग सेरेमनी होती है और बेसेनियो पोर्शिया का विवाह हो जाता है। उसी बीच खबर आती है उसके जहाज़ भी आ जाते हैं वापस। इस प्रकार एंटोनियो के जहाज़ वापस आ जाते हैं, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। बेसेनियो को उसकी प्रेमिका पोर्शिया मिल जाती है, अन्यायी शाइलाक का दमन हो जाता है, सभी लोग सुखी रूप में वापस जाते हैं। नाटक का अंत सुख के साथ समाप्त होता है और इसके विलन शाइलाक को उचित दंड मिलता है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, पुत्री भी भाग जाती है। इस प्रकार यह नाटक जो है ट्रेजिक कॉमेडी है, दुख सुखांत है। इसमें शाइलाक को जहाँ अंत में सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, वहाँ पर इसका जो हीरो है, मेन हीरो जो है इसका एंटोनियो है, इसका जो सब हीरो है वह बेसेनियो है, उप हीरो। इसकी जो हीरोइन है वह पोर्शिया है और इसका जो विलन है वह शाइलाक है। बेटा, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम आपको इसके कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, तब तक आप लोग इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय शिक्षक। स्टे होम, स्टे एट होम। कोरोना के संकट से बचत के लिए हम आप दोनों लोग घर में रहकर पढ़ाई करें। मैं एक अध्यापक के रूप में, मित्र के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहायक के रूप में, आपके शुभचिंतक के रूप में, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ अम्बेडकर नगर, जिला अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बेडकर नगर, सहायक जिला आयुक्त स्काउट अम्बेडकर नगर के रूप में आपसे अनुरोध करता हूँ, विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, आप लोग कहीं टहलने न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, कहीं बाहर जाने पर हाथ को धोते रहें साबुन से, पानी से, लोगों के टच में न रहें, एट लीस्ट कम से कम 2 गज दूरी पर रहें, घर पर रहकर पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में चाहे व्हाट्सएप पर या वीडियो पर लिख कर भेजें। मैं आपका कमेंट देखकर आपकी हर मदद करने का प्रयास करूंगा। मुझे ख्याल है कमज़ोर बच्चे भी हिंदी समझ करके इसके सारांश को समझ सकते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा, जय भारत।